नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे है और हमारे साथ चुनावी चर्चा के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। नमस्ते रवि उपाध्याय सर। देखिए, आज कई विषयों पर चर्चा हम लोगों को करनी है। कन्हैया कुमार को बिहार से टिकट नहीं मिला, कह सकते हैं बिहार से भगा दिया गया। बिहार में लड़ते तो ज्यादा बेहतर होता, बिहार को एक नया नेतृत्व भी मिलता, युवा नेतृत्व मिलता। लेकिन अब वे दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ उम्मीदवार बनाए गए, तो क्यों भगाया गया, इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी बात जो हम चर्चा करना चाहते हैं आज चुनावी चर्चा में, मुसलमानों के मन मिजाज के बारे में। मुझे लगता है कि जो पार्टी यह दावा करती है, आरजेडी, लालू यादव, कि हमारी पार्टी मूल रूप से माई की पार्टी है, बाप तो अभी तेजस्वी यादव ने छोड़ा है, मुसलमान और यादव, लेकिन मुसलमान कुछ बिदके हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनके मन मिजाज को समय रहते लालू यादव को पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो कहानी कुछ और भी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार हम कटिहार लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे, जहां जेडीयू के उम्मीदवार दुलालचंद गोस्वामी है, लेकिन बीजेपी वाले बहुत सक्रिय दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और अंत में बात करेंगे कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार हम कब तक करें। तो शुरुआत कन्हैया कुमार से। रवि उपाध्याय सर, कन्हैया कुमार बिहार लड़ना चाहते थे, 2019 में भी बिहार लड़ा था, फिर आए थे, लेकिन उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। क्या हुआ ऐसा, किसने भगा दिया और दिल्ली में लड़ाई कैसी होगी, यह तो दिल्ली के पॉलिटिकल पंडित बताएंगे। लेकिन कन्हैया बिहार में लड़ते तो चुनाव की फिजा कुछ और होती। निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी, देखिए 2019 में जिस सीट से कन्हैया कुमार लड़े बेगूसराय से, तो वह सीट को किस तरह से फंसा दिया गया और कैसे जो है सो वहां पर सीपीआई के उम्मीदवार थे। हाँ, और तनवीर हसन को वहां से आरजेडी एक्स एमएलसी हैं तनवीर हसन, उनको वहां से उम्मीदवार बना करके और वोट की कटिंग करा दी और वहां कन्हैया कुमार की भद पिट गई। और अब देखिए इस बार ऐसा सेटिंग गेटिंग किया गया कि वह सीट फिर से इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में वह सीट आनी थी कांग्रेस के खाते में, और कांग्रेस माने कन्हैया कुमार का अंतिम क्षण तक था मन मिजाज कि हमको वहीं से लड़ना है। और कांग्रेस पार्टी भी चाह रही थी कि कन्हैया कुमार को यहां से निकलवा करके एक ओजस्वी वक्ता के रूप में जिनकी पहचान पूरे देश में है, तो वह हम अपने पार्टी में बिहार में लाएंगे। एक युवा नेतृत्व, बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई नए लोग जुड़ रहे होते हैं, ऐसा मुझे देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो पुराने लोग हैं, जिनके कुर्ते बुढ़ापे में भी टाइट होते हैं, वे ही दिखते हैं। नए लोग कांग्रेस से जुड़ता हुआ बिहार में तो मुझे नहीं दिखा। सही बात है। और देखिए कन्हैया कुमार, इसीलिए देखिए कांग्रेस ने उनको एनएसयूआई का प्रभारी बनाया है, राष्ट्रीय प्रभारी है वो, तो वो और पूरी पद यात्रा में वे राहुल गांधी के साथ चलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वह कहीं ना कहीं राहुल गांधी के करीबी भी है, इससे साबित होता है। और फिर इस बार देखिए बेगूसराय लड़ना चाहते, बेगूसराय के मूल रूप से रहने वाले भी, और वो तमाम इस चीजों के बावजूद बेगूसराय की सीट गठबंधन अलायंस में जो है सो वह सीपीआई को दे दी गई, तो अंतोगत्वा उनको बाहर भागना पड़ा। और देखिए उसके अलावा भी कई कांग्रेस जो भूमिहार बहुल इलाका है उसमें कई सारे सीटें हैं। भागलपुर की बात हुई कि नहीं तो भागलपुर से लड़ा दिया जाए, महाराजगंज से बात हो रही थी, लेकिन कहीं भी नहीं। और मुझे लगता है कि यदि कन्हैया कुमार बिहार होते तो जिस तरीके से हम लोग बिहार के भविष्य की राजनीति की बात करते हैं, बिहार के भविष्य के चेहरों की बात करते हैं, देखिए रामविलास पासवान रहे नहीं, अब तो लालू यादव और नीतीश कुमार ही हैं। लालू यादव सक्रिय राजनीति कर नहीं सकते हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार का भी यह अंतिम चुनाव या अगला विधानसभा चुनाव अंतिम चुनाव होगा। तो जब नए नेतृत्व की बात आती है तो तेजस्वी यादव की बात होती है, चिराग पासवान की बात होती है, मुकेश सहनी की बात होती है, लेकिन एक मजबूत नेतृत्व कन्हैया कुमार का भी मिलता है, जिसे पूरा भारत जानता है। लेकिन बिहार ने मौका नहीं दिया। ज्ञानेश्वर जी, इसके पीछे जो अगर यदि हम लोग इसको चलेंगे बिहाइंड द कर्टेन जो बात होती है, बिहाइंड द कर्टेन कहीं ना कहीं आरजेडी के युवराज भी इसके पीछे में उनकी भी साजिश हम दिखाई पड़ती है, क्योंकि वह ड्राइविंग सीट पर हम बार बार कहते हैं हम लोग आरजेडी ही बिहार में इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन है और तेजस्वी ही उसके कमान संभाले में, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए यह असहज नहीं हो जाए, इसलिए इनको बिहार से बाहर। जो युवराज है वो किसी दूसरे को, मतलब जो उनकी उम्र के हैं या थोड़े ऊपर हैं या थोड़े
कम है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। हाँ, क्योंकि अब एक साथ में एक ही इंजन चलेगा ना, उसके पीछे डब्बा रहेगा, तो वह भी इंजन बनने की कवायद में है ये कन्हैया कुमार। और तेज तरार युवा है, चिराग पासवान भी है। नहीं, इंडिया ब्लॉक में बात इंडिया ब्लॉक में तो मैंने इंडिया ब्लॉक में तो कन्हैया, और ये तो कन्हैया को यहाँ से विदा कर दो, बाहर कर दो कि एक छत्र एक राज रहे, एक मुक्त रहे, तो वही जो गणित दिखाई पड़ता है। शायद इसी कारण पप्पू यादव को भी रोका गया। पप्पू यादव को रोकने के पीछे तो यही तो मंशा ही है कि एक कोई दूसरा यादव नेता नहीं, समाज में एक ही नेता, एक ही आदमी रहे, उसी का गणेश परिक्रमा लोग करता रहे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए पप्पू यादव को भी दरकिनार कर दिया कि सिंपल थ्योरी है, इसमें कहीं कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। बिहार के लोग इस बात को बाखूबी समझ भी रहे हैं कि यह कन्हैया कुमार को रोकने की बात, यह राजेश रंजन और पप्पू यादव को रोकने की बात। चलिए तो देखिए कन्हैया को किस तरीके से बिहार से भगा दिया गया, दिल्ली में जाकर चुनाव लड़िए, और कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली में लड़ाया है, मनोज तिवारी के सामने रखा है, क्या होगा पता नहीं। देखिए आगे हम बात करते हैं मुसलमानों की। देखिए मुसलमान मतलब आरजेडी, लेकिन इस बार हमने कई ईद मिलन समारोहों को देखा, कई हमने पब्लिक ओपिनियंस देखे, और कई जगह जो प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं, उससे यह लग रहा है कि मुसलमानों में वह कमिटमेंट आरजेडी के प्रति नहीं दिखाई पड़ रहा है जो 2019 और जो 2020 में दिखा था। बिल्कुल जी, तो नहीं मैं पहले कह दूं, क्योंकि देखिए उन्हें यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ हकमारी हुई है। बिल्कुल। और जो पार्टी यह नारा देती थी कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उनके साथ यह लागू नहीं हुआ। क्यों मैं कह रहा हूं कि अभी हमने ईद के दिन ही देखा, आलोक पटना में ईद के नमाज के तुरंत बाद पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे। लोग कह रहे थे हम बंधुआ मजदूर नहीं है। वे नीतीश कुमार का भी नाम ले रहे थे, नीतीश कुमार जो एनडीए के फोल्ड में है, वे चिराग पासवान का भी नाम ले रहे थे। और ईद के दिन ही हमने देखा कि चिराग पासवान जब हाजीपुर में गए लोगों से मिलने, तो उन पर फूलों की बारिश हो रही थी, और उनके साथ अधिक मुसलमान थे बनिस्बत दूसरे नेताओं के साथ। तो ये जो बातें आ रही है कि चुनाव, देखिए पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है, कि कहीं ऐसा ना हो कि लालू यादव को नुकसान उठाना पड़ जाए। देखिए ज्ञानेश्वर जी, जो MY समीकरण, जो एम जो हमेशा से रहा है कि मुस्लिम की आरजेडी के तरफ लॉयल रहा है, तो इसमें इस बार जो है तो देखिए एक तो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे का रोता हुआ बिलखता हुआ तस्वीर। हाँ, लेकिन वहां तो मुसलमान बनाम मुसलमान ही है, भाई बनाम भाई ही है ना। नहीं, वो जैसे वो पूर्व सांसद थे, वो लड़े थे अपने पिता के निधन के बाद उस सीट पे, तो वो उनका दावा बनता था, जो मैंने स्वाभाविक तौर पर बनता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो ठीक है, छोटे भाई को दिए, उन्हीं के पुत्र को दिए, उस पर कोई विवाद नहीं। लेकिन जिस तरह से विलखता हुआ तस्वीर उनका आया, तो कहीं ना कहीं वो लोग कह रहे थे कि उन्हीं को दावेदारी उन्हीं की बनती। खैर चलिए, उसको भी छोड़ दिए। अशफाक करीम का जिस तरह से आया कि आप देखिए अशफाक करीम ने क्या कहा उनको, लेकिन वहां तो मजबूरी थी ना अशफाक करीम और तारिक अनवर, लेकिन असली समस्या तो सीमान में। हाँ, अब देखिए वही हम आ रहे हैं हैना साहब को जिस तरह से दरकिनार, तो यह सब मैसेज जाता हुआ, और जो आप बात जो कह रहे हैं, और इधर नीतीश कुमार बार बार पब्लिक मीटिंग उनका आप सुनिए, तो वो क्या सबको याद करा रहे हैं पहले क्या होता था जी, हम 2005 में के पहले क्या आप देख लीजिए क्या था, तो वह बात कर रहे हैं उस समय, अब हम आए हैं तो सब हो रहा है, एकदम यही भरबेटम यही बात बोल रहे हैं। तो यह अब कहीं ना कहीं मोह भंग होने वाली जो बात है, वो निश्चित रूप से मोह भंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में इस चुनाव में जो लोकसभा का जो कंटेस्ट हो रहा है, उसमें अगर यदि मुस्लिम वोट चिराग पासवान की ओर या जेडीयू की ओर, नीतीश कुमार की पार्टी में की तरफ, या हम की ओर या आरएलएम की ओर आ जाए, तो कहीं कोई राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के पूरे तौर पर ना आए, लेकिन विभाजन हो जाए तब भी आरजेडी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। निश्चित रूप से बड़ा जोल्ट है ये, बड़ा झटका है ये बात तो समझने वाली होगी। और इसलिए हमको जो लगता है कि इस बार कुछ न कुछ ऐसा होगा, क्योंकि यह जो बड़े, हमने 2010 के विधानसभा चुनाव में भी देखा है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, और जितनी बड़ी जितना बड़ा बहुमत मिला था नीतीश कुमार को, और वहां एनडीए को 2010 में, वह बगैर मुसलमानों के वोट के संभव नहीं था। तो मुसलमानों ने 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को मत कर दिया था। तो ये जो खतरा दिखाई पड़ रहा है, और जो इस बात को लेकर गुस्सा है मुसलमान, हिना साहब को लेकर गुस्सा है, फिर वो याद दिला रहे हैं कि हमारी सीटें क्यों कम की गई। आपने यादवों की सीटें कम नहीं की, कुशवाहा बढ़ा दिया,
लेकिन मुसलमान कम क्यों कर दिए गए? 2019 में आपने 5 मुसलमान लड़ाए थे, इस बार 2 ही क्यों लड़ा रहे? बिल्कुल। फिर आप देखिए ना, पूर्णिया में मुसलमान साफ तौर पर पप्पू यादव की कैंची थामे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, वही नहीं, सब ऑलमोस्ट करीब करीब आप देखिएगा ज्ञानेश्वर जी, सीट में यही स्थिति दिखाई पड़ी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार अगर मुसलमान का उधर अगर झुकाव हो जाए, चिराग पासवान, नहीं चाहे 10% हो, 20% हो, 25% हो, लेकिन जो एकजुट का ठोक वोट, क्योंकि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग के लिए जाने जाते हैं, वे एंटी बीजेपी वोट करेंगे। लेकिन जो कह रहे विकल्प, कहीं नीतीश कुमार जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे क्या आपको वही हम करें, वो कमल पर नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन तीर पर जरूर कर देंगे, लोजपा रामविलास पर जरूर कर देंगे, हेलीकॉप्टर पर कर देंगे, वो इधर जो है सो कड़ाही पर कर देंगे। तो यह जो है सो उधर जो है सो आपको गैस सिलेंडर है उपेंद्र कुशवाहा कार्यालय का, उसको कर देंगे। लेकिन ये जो है ये डैमेजिंग किसके लिए है? डैमेजिंग निश्चित रूप से यह हानि, यह लॉस जो है सो आरजेडी को होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसकी भरपाई इसको करनी पड़ेगी। नहीं करने से ये चुनाव के दौरान देखिएगा बड़ा लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, निश्चित रूप से लॉस होगा। तो देखिए, मुसलमानों के मन मिजाज को पढ़ने की जरूरत है कि यदि आपने सीटें कम की है तो यह बताना होगा कि सीटें हमने कम क्यों की, हमने विधान परिषद में किसको भेजा, हमने राज्यसभा में किसको भेजा, आगे का क्या रोड मैप है, हम क्या करेंगे कि आप खुश रहिए। देखिए, आप यादवों की संख्या में कमी नहीं किए, कुशवाहा को बढ़ा दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो आपके आधारभूत, चलिए तो आप आगे चलते हैं, हम कटिहार लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, जहां मुकाबला दुलालचंद गोस्वामी जेडीयू के मौजूदा सांसद और एनडीए के प्रत्याशी, उनका मुकाबला हो रहा है कांग्रेस के तारिक अनवर के साथ। तो देखिए, अशफाक करीम जो टिकट के दावेदार थे आरजेडी के, पूर्व राज्यसभा सदस्य, जब उन्हें टिकट नहीं मिला वे नाराज हुए। पहले तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन बाद में मान गए। लेकिन इतने दुखी हुए, इतने आहत हुए, और उन्होंने कहा कि मुझे दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। और उन्होंने प्रेस से बात की, उन्होंने सारी भावनाओं के बारे में जानकारी दी, किस तरीके से देवेंद्र यादव के साथ, किस तरीके से पप्पू यादव के साथ। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अगले दिन जेडीयू ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। तो लालू यादव को झटका दिया। बिल्कुल। तो इस झटके से कटिहार में दुलालचंद गोस्वामी मजबूत होते दिख सकते कि अशफाक करीम का सहयोग मिलता। नहीं देखिए, लेकिन वहां बीजेपी, बिल्कुल वही है जी हाँ, आप कह रहे थे बीजेपी मतलब भीतर से, मन से जेडीयू के साथ दिखाई नहीं पड़ रही है रवि सर। देखिए, वहां पर वही हम कह रहे हैं कि वहां पर कौन वहां पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाह रहा था? अशोक अग्रवाल, वो वहां के कटिहार के सबसे कद्दावर, हाँ, भाजपा के, उनकी मेहमान नवाजी को सभी लोग स्वीकारते हैं। वही भाजपा के वो कद्दावर नेता है वहां के, और वो उनके मन मिजाज में था कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ, नहीं, मुझे 2019 भी याद है, उन्होंने तैयारी कर ली थी, वे नहीं मान रहे थे, सुशील मोदी भी थक गए थे, फिर नीतीश कुमार ने कैसे कैसे बुलाया था और कहा था कि 2024 में यह सीट छोड़ देंगे। लेकिन 2024 में जेडीयू ने फिर से सीट नहीं छोड़ी और बीजेपी ने प्राप्त भी नहीं किया। इस बार भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो अशोक अग्रवाल बाहर के मन से मदद करे और अंदर के मन से मदद ना करे तो इसका असर क्या होगा? निखिल चौधरी की बात करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप अशोक अग्रवाल वहां पर अगर यदि फ्रंट लाइन में नहीं आते हैं, निकल करके बाहर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं यह जनता सवाल निश्चित रूप से पूछेगी, और भाजपा के वोटर तो स्पेशली पूछेंगे कि भाई अशोक अग्रवाल जो हमारे यहाँ पर संगठन की बुनियाद ही हुए हैं। बिल्कुल। तो वो जो है सो अब जैसे आप बात की निखिल चौधरी की, वह भी अपने समाज के बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, तो उनको भी निकलना पड़ेगा। उनका भी वहां पर पहले से भी जीते रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से उनको जब तक वो नहीं आएंगे निकल करके, ये दो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, निश्चित रूप से वहां पर आपको दुलालचंद गोस्वामी के लिए परेशानी दिखाई पड़ेगी निश्चित। लेकिन देखिए, हमने आज ही सुबह की चाय में भी यह जानकारी दी थी रवि सर कि देखिए भागलपुर में भी यही स्थिति है कि भागलपुर के भाजपाई ये सोच रहे हैं कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है, भीतर से मेहनत नहीं करनी है कि फिर से अजय मंडल चुनाव जीत जाए। क्यों भाई? हमने पूछा तो वे कहते हैं कि जब तक ये हारेंगे नहीं तब तक भागलपुर की सीट जेडीयू से छूटेगा नहीं और बीजेपी को प्राप्त होगा नहीं। यह तो जेडीयू के लिए ये ट्रेंड जो है बहुत खतरनाक है।
यही देखिए, ये जो कटिहार में जो स्थिति बनती हुई दिखाई, यही सेम स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि जब तक वो लूज नहीं करेंगे, यह तो फिर तो सिटिंग गेटिंग होता रहेगा, सिटिंग गेटिंग को जो रहेगा वही लेता रहेगा, भले एंटी इनकम्बेंसी हो या कुछ भी हो। तो ऐसी परिस्थिति में जो लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़े हुए लोग झंडा उठाए हुए, उनका क्या होगा? फिर तो डब्बा बंद हो जाएगा उनका। तो जो अशोक अग्रवाल या तमाम हम लोग निखिल चौधरी की बात कर रहे हैं, तो यह सब ये लोग का तो करियर अब बंद ही के कगार पर नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी मेयर है, बिल्कुल। तो वो अब इन लोगों का डब्बा ढक्कन बंद होने वाला है अगर ये स्थिति बनी रही। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम कार्यकर्ता अपने आप को मोड़ लिया है, समझ लीजिए, या बंद कर लिया है, ये स्थिति दिखाई। बिल्कुल। अच्छा चलिए, देखिए चुनावी चर्चा के अंत में हम बात करते हैं, कांग्रेस की लिस्ट आएगी कब? पटना साहिब, सासाराम, समस्तीपुर, महाराजगंज, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर कब उम्मीदवार घोषित होंगे और कब उम्मीदवार मतलब तैयारी शुरू करेंगे, पता ही नहीं चल रहा है। देखिए कुछ कुछ नामों की चर्चा तो है जी। अब जैसे पटना साहिब में अंशुल अभिजीत, मीरा कुमार के बेटे, बिल्कुल उनका है। अब वो सासाराम में विश्वनाथ राम और राजेश राम, बिल्कुल जी। समस्तीपुर में बीके रवि और सन्नी हजारी, बिल्कुल। महाराजगंज में आपको नया नाम बता रहे थे। महाराजगंज में सच्चिदानंद राय है, एमएलसी जी। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। नहीं तो वो नहीं, उनकी पत्नी लड़ेंगी इस बार कांग्रेस से लड़ना चाहती है। लड़ना चाहती, क्योंकि वहाँ आकाश कुमार सिंह का भी नाम है, अरुण कुमार का भी नाम है, तारकेश्वर सिंह का भी नाम है। और जहां तक मुझे लगता है कि अरुण कुमार बिना चुनाव लड़े बैठने वाले नहीं है। यदि महाराजगंज से टिकट न मिला तो वो जहानाबाद के मैदान में आ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए तीनों ये तीनों प्राणी की जो बात हो रही है, ये तीनों प्राणी ये चुनाव लड़ने वाले हैं। आकाश कुमार भी लड़ने की तैयारी में है। हाँ, लेकिन वो तो भाई अखिलेश सिंह के बेटे, टिकट नहीं मिलेगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैंने ये रेस में ये लोग है, इस तीन चीज पर सच्चिदानंद राय की पत्नी है, इंदू जी है, वहां से इंदू शर्मा नाम, इंदू राय करके, जिससे शर्मा इसी तरह से कुछ है, वो लड़ेंगी। या तो फिर अरुण कुमार लड़ेंगे या आकाश सिंह लड़ेंगे। ये तीनों नामों पर कांग्रेस आला कमान को हमको लगता है कि आजकल में वो फाइनल हो जाएगा वहां जी। अच्छा चलिए, पश्चिमी चंपारण, मदन मोहन तिवारी, शाश्वत केदार, ब्रजेश पांडे या विजय शंकर दुबे, ये 4 नाम चल रहे हैं जी। वहां पर भी अब देखिए कौन है वहां पर, विजय शंकर दुबे को देता है या द्विवेदी जी जो आप कह रहे थे, वकील साहब को, जो राम जेठमलानी। नहीं वो तो बात हो रही थी पूर्वी चंपारण, वो तो। लेकिन पश्चिमी चंपारण में तो कांग्रेस की सीट है ना। हाँ कांग्रेस। मदन मोहन तिवारी, ब्रजेश पांडे, शाश्वत केदार और विजय शंकर दुबे। माना यह जा रहा है कि विजय शंकर दुबे को यदि महाराजगंज से ले आया जाएगा तो महाराजगंज में भी फायदा मिल जाएगा। शाश्वत केदार पांडे के पौत्र है। मुजफ्फरपुर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, अजय निषाद या विजेंद्र चौधरी। लेकिन ये घोषणा कब होगी? रोज बात होती है, सीईसी की बैठक आज हो जाएगी, सीईसी की बैठक कल हो जाएगी। कांग्रेस इतनी देरी क्यों करती है? ये कांग्रेस हमको लगता है कि अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है इन सीटों पर हमको क्या करना है। कोई फोकस्ड नहीं है कि क्या करना है, कौन सी तैयारी, कौन सा किस प्रत्याशी पर दाव लगाए कि यह सीट निकले। गारंटेड मान लिया क्या? जिसको टिकट दे देंगे उसकी वोट मिल जाएगा? नहीं, वैसा तो कुछ होने नहीं जा रहा है। वैसा नहीं होने जा रहा है। चलिए, तो देखिए वैसा कुछ होने नहीं जा रहा है, लेकिन बिहार का चुनाव दिलचस्प है और चुनावी चर्चा में हम फिर आपसे मिलेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।